हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सट्रीम स्टडी पॉइंट। मैं हूं अमित कुमार। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो बाद में लाइक और शेयर भी कर सकते हो। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी क्लास में 6 चैप्टर शुरू करने वाले हैं। ये चैप्टर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा मार्क्स जो है इस चैप्टर से आते हैं। तो आपको क्या करना है, इस चैप्टर को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। और इस चैप्टर में सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इसके बेसिक्स के ऊपर, तो यहां पर हम क्या देखो, चैप्टर का नाम देखो क्या है, लाइंस एंड एंगल्स। तो बहुत छोटे छोटे से पॉइंट है, पहले उन पॉइंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, जो चैप्टर का नाम है लाइन। सो व्हाट इज अ लाइन? आप लोग इसकी डेफिनेशन भी अपनी फेयर नोटबुक में लिख सकते हैं। मैं यहाँ पॉइंट लिख देता हूं और लाइंस की डेफिनेशन आपको स्पीक आउट कर देता हूं। क्लियर? तो लाइंस क्या है? लाइंस, अ लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स on a straight path. A line is a collection of points on a straight path. एक straight path पर जितने भी points होंगे उन सब की collection को क्या कहते हैं? Lines कहते हैं। आपको line से ही फिर एक definition मिलती है, उसे बोलते हैं ray। क्या बोलते हैं? ray। जिसकी जरूरत होगी वही लिखेंगे, ज्यादा नहीं लिखेंगे। ray, ray क्या है? Ray is the part of line which has one end point. Clear? Line, ray is a part of line which has one end point. क्लियर? ये हो गया हमारा रे। उसके बाद लाइन के बाद आपका नेक्स्ट वर्ड क्या था? लाइंस एंड एंगल्स, है ना। लाइन एंड एंगल्स चैप्टर नंबर 6 का नेम। तो यहां एंगल का भी डेफिनेशन लिख दो। एंगल, सो एंगल क्या होता है? व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। इसका क्या मीनिंग हुआ? ये एक कॉमन पॉइंट है, यहां से दो रेज एमर्ज होंगी। ओरिजिनेट यानी कि जो जहां से, ओरिजिन उनका कहां पे है? ये ओ पॉइंट इनका ओरिजिन है, यानी कि जहां से निकलती हैं। तो व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द कॉमन पॉइंट दे फॉर्म्ड एन एंगल। व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम कॉमन पॉइंट दे फॉर्म्ड एन एंगल। तो वो एंगल बनाती हैं, तो इसको क्या कहेंगे हम? एंगल। ओके। अब एंगल के टाइप भी बहुत सारे आपने पढ़े होंगे। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा होगा? एक्यूट एंगल। और मुझे पता है, सभी को पता है कि एक्यूट एंगल क्या होते हैं। व्हाट आर एक्यूट एंगल्स? एक्यूट एंगल्स आर दोज एंगल्स विच आर ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। दोज एंगल्स आर कॉल्ड एक्यूट एंगल। ऐसे एंगल जो आप मान लीजिए एंगल ए है, ये क्या रहेगा आपका? ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। क्लियर है इतना? उसके बाद होता है आपका एक्यूट के बाद राइट एंगल। राइट एंगल, एन एंगल हुज मेजरमेंट इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। जिस एंगल की वैल्यू 90 डिग्री है उसे बोलते हैं राइट एंगल। उसके बाद हमारा आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा? एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। एंगल ए इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। उसके बाद आपके पास क्या आएगा? एक स्ट्रेट एंगल। क्या आएगा? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, द एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री। एक ऐसा एंगल जिसकी मेजर करने पे क्या आंसर आएगा? 180 डिग्री। देखो, ये हो गया आपका एक्यूट, ये आपका राइट, इसे बोलेंगे ऑब्ट्यूज। और इस तरीके से ये वाला एंगल बन गया आपका स्ट्रेट एंगल। ये फिर लीनियर एंगल भी बोलते हैं इसको, क्योंकि एक लाइन पर एंगल बन चुका है। एंगल ए की वैल्यू कितनी रहेगी यहाँ पे? 180 डिग्री। ये क्या हो गया आपका? स्ट्रेट एंगल। उसके बाद एक बचता है रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलेंगे इसको? रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स एंगल। अब ये रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है? एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। ऐसे एंगल जो 180 डिग्री से ग्रेटर और 360 से स्मॉलर होते हैं उन्हें बोलते हैं
रिफ्लेक्स एंगल और एक होता है ओरिजिन एंगल या फिर कंप्लीट एंगल। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? कंप्लीट एंगल या फिर ओरिजिन एंगल। वो क्या होता है? जिसकी वैल्यू होती है 360 डिग्री। और एक चीज हमेशा याद रखना, रिफ्लेक्स एंगल आपको फाइंड आउट कैसे करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे सामने ये एंगल बना हुआ है ए बी और सी इस तरीके से, ठीक है, ए बी सी इज अ एंगल, या फिर हम डायग्राम में देखें तो ये कैसा एंगल है? रिफ्लेक्स सॉरी ए बी सी इज अ एक्यूट एंगल। ठीक है, क्यूट तो नहीं कहेंगे, खैर क्या कहेंगे इसको? एक्यूट एंगल। ठीक है, तो एक्यूट एंगल है हमारे पास। अब अगर आपको कह दिया जाए कि आपको फाइंड आउट करना है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए बी सी, इसी तरीके से दिया जाता है हमेशा आपको। ठीक है, तो रिफ्लेक्स कैसे फाइंड आउट करोगे? पहले तो एंगल ए बी सी फाइंड आउट करो। मान लीजिए 60 डिग्री है। ठीक है, कितना है? 60 डिग्री। तो पहले तो आपको ए बी सी फाइंड करना पड़ेगा, फिर आप क्या करेंगे अगर मैं बताऊं तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस एंगल ए बी सी। अगर आप रिफ्लेक्स निकालना चाहते हो तो सिंपली आपको क्या करना है? 360 से उस एंगल की वैल्यू माइनस कर दो। अगर वो पहले से ही 180 डिग्री है फिर तो, अगर वो पहले से ही 180 से बड़ा है फिर तो यानी कि वो पहले से क्या है? रिफ्लेक्स एंगल है। लेकिन अगर वो स्मॉलर है, एक्यूट है या राइट एंगल है या ऑब्ट्यूज है, इन तीनों में से कुछ है और आपको कहा गया है रिफ्लेक्स फाइंड आउट करने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 360 डिग्री में से उस एंगल को माइनस करना पड़ेगा। अब यहां पे मैंने 60 लेट किया था तो ये क्या बन जाएगा? 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री विच इज इक्वल टू 300 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में आपका रिफ्लेक्स एंगल कौन बन गया? ए बी सी की वैल्यू कितनी आ गई? 300 डिग्री। ये तो बहुत ही ज्यादा बेसिक पॉइंट्स हो गए। अब उसके बाद कुछ और भी पॉइंट्स है जो हमें पढ़ने बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे कि एडजेसेंट एंगल हो गया और आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया, और उसके बाद भी आपने बहुत सारे ऐसे ऐसे एंगल्स पढ़े हैं जिनके बारे में आपने आज मैं आपको बता रहा हूं और इस चैप्टर में आपने यूज करना है। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं उन एंगल्स के बारे में स्टडी करना। तो सबसे पहले बात करेंगे एडजेसेंट एंगल्स की। किसकी बात करेंगे? एडजेसेंट। ये कौन से एंगल्स होते हैं? ठीक है, सो एडजेसेंट एंगल्स आर दोज हु हैज one arm in common and the other arms should be on the opposite side of the common arm। जो मैंने बोला है वो लिख लो। ठीक है, बैक करके लिख लो थोड़ा सा। अब देखो होता क्या है, मीनिंग क्या है। एक मान लीजिए ये लाइन है, एडजेसेंट एंगल हमेशा टू एंगल्स के बीच की बात होगी। ठीक है, अब दो एंगल ड्रॉ करने हैं इस तरीके से। अब मैंने जो डेफिनेशन कही है वो डायग्राम के हेल्प से समझाता हूं आपको। एडजेसेंट एंगल्स हैव अ कॉमन आर्म, ये हो गई इसकी कॉमन आर्म। ठीक है, एंड द अदर टू आर्म्स, मान लीजिए इस एंगल की बात कर रहा हूं तो एक तो कॉमन आर्म ये हो गई और सेकेंड आर्म दिस वन। इस एंगल की बात करें तो कॉमन आर्म एंड सेकेंड आर्म। तो हमने क्या कहा, इनके पास एक कॉमन आर्म है। ठीक है, और जो बाकी की आर्म्स हैं वो इस कॉमन आर्म के अपोजिट साइड है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं दो एंगल लेता हूं, देखो ये तो हो गए एडजेसेंट। अब एडजेसेंट कौन नहीं है उनके बारे में बात करते हैं। ये दो एंगल बना दिए। अब देखो ये जो आर्म है, मैं नाम लिख के दिखाता हूं वो और भी ज्यादा इजी आसान हो जाएगा। ए बी सी और डी। तो एंगल ए बी डी और एंगल ए बी सी। ठीक है, अब इन दोनों की आर्म्स बताओ कौन कौन है। ए बी डी एंगल में दो आर्म्स हैं, एक तो ए बी आर्म्स है और एक बी डी। इसकी आर्म्स कौन कौन सी हैं? एक तो ए बी और दूसरी बी सी। ठीक है, अब बताओ दोनों में कॉमन आर्म कौन सी है? वो है ए बी, यानी कि दिस वन। ये क्या है? हमारी कॉमन आर्म। अब जो बाकी की दोनों आर्म्स हैं
क्या वो लेफ्ट और राइट साइड है? क्या वो कॉमन आर्म के लेफ्ट और राइट साइड है? नहीं, दोनों ही कहां पर है आपकी? यहां मान लीजिए अगर ये लेफ्ट साइड मान लूं और ये राइट साइड मान लूं, तो दोनों बाकी बची हुई दोनों आर्म्स बीडी और बीसी ए बी के कौन से साइड है? लेफ्ट हैंड साइड पे है, यानी कि सेम साइड पे है, तो ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। बिकॉज एडजेसेंट एंगल की डेफिनेशन क्या कहती है? जो नॉन कॉमन आर्म है, जो आर्म्स कॉमन नहीं है, वो क्या होनी चाहिए? कॉमन आर्म के अपोजिट साइड होनी चाहिए। देखो एक राइट हैंड साइड पर है और एक लेफ्ट हैंड साइड पर है। क्लियर हुई थोड़ी सी बात? ठीक है। और अगर इजी वे में बताऊं तो एक दूसरे का एरिया कवर नहीं होना चाहिए, एक दूसरे का एरिया कवर नहीं होना चाहिए। कैसे? देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये इसका एरिया ये वाला, ठीक है, मैंने क्रॉस लगा दिया, और इस वाले एंगल का एरिया ये सर्कल वाला, मैंने डॉट डाल दिए, सर्कल डाल दिए। लेकिन अगर इस एंगल की बात करूं, एंगल ए बी डी, तो इसके लिए क्रॉस लगाता हूं, ए बी डी लगा दिए मैंने क्रॉस, तो ये सारा ही एंगल ए बी डी है। और अब एंगल ए बी सी, इसके लिए मैं सर्कल लगा देता हूं। अब देखो सर्कल और क्रॉस यहां पर क्या है, दोनों आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, एक दूसरे की जमीन के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये क्या है? एडजेसेंट एंगल नहीं है, बट ये वाला एडजेसेंट एंगल है। तो आपको कभी भी अब नहीं होनी चाहिए कि कौन से एंगल एडजेसेंट है और कौन से एंगल एडजेसेंट नहीं है, ये प्रॉब्लम अब नहीं आनी चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छे से मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो इस वीडियो को दोबारा देखो। ठीक है, जब भी आपको लगता है कि कोई पॉइंट मुझे समझ नहीं आया, तो बस एक काम करना है, वीडियो को दोबारा से देखना है, शुरुआत से, बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, अगर ऐसा करोगे तो आपको क्वेश्चंस जरूर समझ में आएंगे, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको समझ ना आए, बिकॉज आप पहले से ही बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं। चलिए, रिफ्लेक्स के बाद अब बात करते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल की। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, ठीक है, इसको एंगल्स को, जैसे एंगल ये लिखा हुआ ना, तो इसको इस तरीके से भी एंगल्स लिख देते हैं, थोड़ा सा एल टाइप का एंगल का साइन डाल के एस लगा दो, एंगल्स बन जाता होगा। वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं? व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ कॉमन पॉइंट, जब हमारी दो लाइंस एक दूसरे को किसी कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो यहां पर बनते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब सिंपल सी बात है, वर्टिकल और अपोजिट, ये वाला एंगल इसके अपोजिट कौन है? ये वाला एंगल इसका अपोजिट है, तो ये हो गई वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। और हमेशा याद रखना, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। क्लियर रहेगा आपके लिए ये बात? ठीक है, आर यू हैप्पी नाउ? क्लियर, वेरी गुड। So, vertical opposite angles are made by two lines which intersect at common point. Each two lines have two pair of vertical opposite angles. Two pairs कैसे? एक पेयर में तो ये आ गया, मान लीजिए एंगल 1 और एंगल 2, तो एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों क्या है? वर्टिकल अपोजिट एंगल। इसी के साथ साथ एंगल 3 और एंगल 4, एंगल 3 एंड एंगल 4 ये दोनों भी क्या है आपके लिए? वर्टिकल अपोजिट एंगल का पेयर। अब पेयर कितने हैं? सिर्फ 2 पेयर है, इससे ज्यादा पेयर थोड़ा ना बनेंगे। तो हम कहेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल में 2 पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं और वो दोनों ही आपस में इक्वल होते हैं। एंगल 3 किसके इक्वल है? एंगल 4 के। और एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, और अगर एंगल 1 आपने दिखा दिया एंगल 3, तो ये हो जाएगा गलत। ये सिर्फ एक केस में हो सकता है, ओनली वन केस, व्हेन एंगल 1 एंड एंगल 3 आर 90 डिग्री। सिर्फ इस केस में इक्वल होंगे, अदरवाइज ये एंगल कभी भी इक्वल मत बनाना। क्लियर है? ध्यान रखना इस बात को। तो ये तो हो गया आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल। आई होप आप सभी को क्लियर भी हो गया होगा। ठीक है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, जब बाद में क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे ना, इन्हीं की ज़रूरत पड़ने वाली है। कभी आप सोचो कि ये काम नहीं आएंगे, इन्हीं की तो ज़रूरत पड़ेगी, है ना। अब मैं आपको कह दूँ 10 × 5
अब जब तक आपको मल्टीप्लाई का मीनिंग ही नहीं पता है तो आप आंसर कैसे लिख सकते हो? नहीं लिख सकते जब तक आपको मल्टीप्लाई का मीनिंग नहीं पता होगा, है ना। अगर कोई सोचे कि मल्टीप्लाई का साइन है और उसे पता नहीं है तो क्या करेगा? 10 + 5 15 भी तो बना सकता है। ये क्या है? दिस इज द वेरी बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स। ये मल्टीप्लाई का साइन क्या है? बेसिक है। इसी तरीके से आपके जो 6th चैप्टर की बात चल रही है, जो अभी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूं वो उस चैप्टर की बेसिक है, ठीक है। तो बेसिक पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। चलिए, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया। अब करते हैं लीनियर पेयर एंगल। अब ये लीनियर पेयर क्या है? लीनियर से समझ आता है लाइन और पेयर से समझ आता है दो एंगल। यानी कि अगर एक स्ट्रेट लाइन पर जो हमारा जिसको हमने स्ट्रेट एंगल कहा था उसके 2 पार्ट्स कर दिए जाए, एंगल 1 और एंगल 2, और इन दोनों का सम कितना आ जाए? 180 डिग्री, ठीक है। तो इनको क्या कहेंगे हम? लीनियर पेयर एंगल्स। क्लियर है? दोबारा बता देता हूं। अगर एक लाइन पर आप कोई रे ड्रॉ करते हो, वो आपके स्ट्रेट एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा और उन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो उन दोनों एंगल्स को क्या कहा जाएगा? लीनियर पेयर एंगल्स। आप इस प्रॉपर्टी के बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो। मान लीजिए आपको ये कह दिया कि ये 2 एंगल्स हैं, ठीक है। एक की वैल्यू 70 डिग्री और दूसरे की 110, ए, बी और सी। अब ये बताओ, या फिर आपको कह दिया जाएगा कि प्रूफ करो ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन। तो कैसे प्रूफ करोगे? आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि ये जो दोनों एंगल्स हैं इनका सम फाइंड आउट कर लो। सम अगर दोनों का 180 डिग्री आता है तो बाय थ्योरम कह लो या बाय प्रॉपर्टी कह दो, ए बी आपकी क्या बन जाएगी? स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। क्लियर है? इतनी सी बात, बहुत आसान सी बात थी। आई होप सबको क्लियर हो गई होगी। चलिए, लीनियर पेयर हो गया, एडजेसेंट हो गया, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया। अब कुछ तगड़े तगड़े से हैं, मोटे मोटे से हट्टे कट्टे एंगल्स की बात करते हैं, और वो है आपके कोरस्पोंडिंग एंगल। कोरस्पोंडिंग एंगल, और एक होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, और एक होता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब सबसे पहले तो आपको कोरस्पोंडिंग अल्टरनेट की जगह पहले इंटीरियर और एक्सटीरियर क्लियर करता हूँ। मान लीजिए ये लाइन है, इस पर आपने 2 लाइनें ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब इन दोनों लाइंस के बीच में एक एरिया बन रहा है ना, अंदर की तरफ एक एरिया बन रहा है। इस एरिया को बोला जाता है इंटीरियर। क्या बोलेंगे? इंटीरियर। तो इसी वजह से ये जो 2 एंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? इंटीरियर एंगल। इसके साथ साथ ये वाले एंगल्स भी क्या हैं? इंटीरियर। ये चारों एंगल कैसे हैं? इंटीरियर एंगल हैं, बिकॉज ये दोनों लाइंस के बीच में बन रहे हैं, ठीक है। अब ये अगर मैं यहां पर बनाऊं तो ये दोनों एंगल कैसे हैं? ये एंगल है एक्सटीरियर, क्योंकि ये लाइन के बाहर हैं, ठीक है। ये घर के अंदर नहीं आ रहे, ये घर के बाहर बैठे हैं। इसी तरीके से यहां पर भी ये दोनों एंगल कैसे हैं? ये दोनों हैं एक्सटीरियर, और ये चारों एंगल देखो, समझ आ गया सभी को? इंटीरियर कौन से होते हैं और एक्सटीरियर कौन से होते हैं? क्लियर है? वेरी गुड। अब बात कर लेते हैं अल्टरनेट के बारे में, और कोरस्पोंडिंग के बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। ये 2 वर्ड आपको अगर समझ आ गए ना, आपको पूरा 6th चैप्टर अच्छे से समझ आने वाला है। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को 8th क्लास में ये सब चीज़ें सिखा दी गई होंगी और अब आपको बहुत अच्छे से आता भी होगा। अब देखो, इसे बोलते हैं, मान लीजिए इस तरीके से 2 लाइंस हैं,
और ये थर्ड लाइन दोनों को इंटरसेक्ट करती है। अब अगर दो एंगल्स, इफ टू एंगल्स ऑन दीज टू लाइन्स हैव रिलेटिवली सेम पोजीशन, ध्यान से नाम सुनो, क्या बोला मैंने, ये वर्ड बहुत जरूरी है, रिलेटिवली सेम पोजीशन, सेम पोजीशन आर कॉल्ड कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अब ये सेम पोजीशन का क्या मतलब हुआ, देखो ये आपको रे दिखाई दे रही है, इसकी एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। इसी तरीके से ये दोनों रेज भी आपको दिखाई दे रही है, इस रे के लिए अपर साइड और लोअर साइड, इस रे के लिए ये अपर साइड और ये लोअर साइड। ठीक है, इतना क्लियर है आप लोगों को। अगर मैं इस P की बात करूं लेफ्ट राइट, Q की बात करूं अपर और लोअर, और अगर मैं R की बात करूं, R छोड़ो, इसका कुछ और नाम देते हैं, M दे देते हैं इसका नाम, इसके भी लिए अपर और लोअर पार्ट। ठीक है, अब देखते हैं रिलेटिवली सेम पोजीशन का क्या मतलब है। एंगल 1 और एंगल 2 की बात करते हैं। एंगल 1 कहां पर है, अगर मैं देखूं तो एंगल 1 लेफ्ट साइड पर है और अपर साइड पर है, लेफ्ट साइड पर और अपर साइड पर। और एंगल 2 कौन सी जगह पर है, ये भी लेफ्ट साइड पर है और लाइन से अपर साइड पर है। रिलेटिवली सेम पोजीशन, लेफ्ट अप लेफ्ट अप लेफ्ट अप। ठीक है, तो इसलिए इसको कहते हैं रिलेटिवली सेम पोजीशन, जैसी जगह पर ये बैठा है वैसा ही इसके पास भी स्पेस है, तो इसको बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अभी ये दोनों इक्वल नहीं है, ये केस भी आपको ध्यान रखना है। इक्वल सिर्फ और सिर्फ तब होंगे जब आपको कहा जाए Q इज पैरेलल टू M। जो इक्वल वाले केसेस आते हैं वो किस में आते हैं, पैरेलल वाली लाइंस में। यहां पर मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ नहीं की है। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। कई बच्चों को इक्वल तो याद रहता है लेकिन ये नहीं रहता कि इक्वल होते कब है, वो अपने आप ही लाइंस को पैरेलल बना देते हैं, अपने आप ही अपनी तरफ से उनको इक्वल बना देते हैं। ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जब तक वो आपको ना कहे कि लाइंस पैरेलल है या नहीं है, तब तक आप उस चीज का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, मान लीजिए मैं आपको कहता हूं डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है, और आपने पेन निकाला और उससे काम करना शुरू कर दिया, जबकि मैंने तो पेन का काम कहा ही नहीं था कि आपको पेन से ड्रॉ करना है। समझ रहे हो बात को? तो जो चीज आपको जब तक ना बताई जाए तो करना नहीं है। जब आपको यहाँ पे कहा नहीं है कि एंगल जो क्या हुआ है में पैरेलल है, तो आप इक्वल कैसे शो कर सकते हो? नहीं कर सकते। व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल देन कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर पैरेलल नहीं है तो इक्वल भी नहीं है, लेकिन कोरस्पॉन्डिंग एंगल तो रहेंगे, क्योंकि हमें तो एंगल किसके बेस पे करना होता है, पोजीशन के बेस पे। क्लियर है इतनी बात? अब मैं ये दोनों हटा देता हूं। अब अल्टरनेट की बारी आती है। कोरस्पॉन्डिंग का तो समझ गए, इंटीरियर एक्सटीरियर बाद में बताऊंगा, पहले अल्टरनेट की बात बताता हूं। देखो अल्टरनेट क्या होता है, जिसके पास रिलेटिवली अपोजिट पोजीशन होती है। यहां पे कैसी पोजीशन थी, सेम, इसके पास कैसी रहेगी, अपोजिट पोजीशन। कैसी रहेगी, अपोजिट। फॉर एग्जांपल एक एंगल तो यहां हो गया, ठीक है, और दूसरा एंगल यहां पे, मैं कहता हूं एंगल 3 और एंगल 4। चलो एंगल 3 की पोजीशन देखते हैं। एंगल 3 हमारा इस P लाइन के कहां पर है, लेफ्ट साइड पर, लेफ्ट साइड पर है ना, और हमारी Q लाइन के कहां पर है, लोअर साइड पर, लेफ्ट एंड लोअर। चलो इस वाले L को थोड़ा सा स्मॉल बना देते हैं ताकि लेफ्ट में और लोअर में हम कंफ्यूज ना हो। क्लियर है? तो लेफ्ट साइड पे है और लोअर पोजीशन है। अब फोर्थ की बात देखते हैं। ये P लाइन के राइट साइड में है, कहां पर है, राइट साइड में, और हमारी जो लाइन है M उसके अपर पे है। अब देखो बिल्कुल अपोजिट है, ये लेफ्ट था तो ये राइट हो गया, ये लेफ्ट ये राइट, ये लोअर तो ये अपर। पोजीशन कैसी है, बिल्कुल अपोजिट। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में दोनों की जो पोजीशंस होती है वो कंप्लीटली क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए, तो उनको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स।
अब इंटीरियर की भी बात कर लेते हैं और एक्सटीरियर की भी। ये दोनों एंगल इन लाइंस के अंदर की साइड है ना, घर के अंदर है, तो इसलिए बोलते हैं इनको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वरना इंटीरियर तो 4 एंगल हैं, लेकिन अल्टरनेट कौन से हैं? वो ये दोनों हैं। इसके साथ साथ एंगल नंबर 6 और एंगल नंबर 7, ये दोनों भी क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। और ये दोनों क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब बात कर लेते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं? वो इस तरीके से, ये जो एक्सटीरियर एंगल्स होंगे और अल्टरनेट पोजीशन पे होंगे। अब देखो कहाँ है? अपर और लेफ्ट, लेफ्ट प्लस अपर, और एक ये वाला एंगल ये कहाँ पर है? राइट प्लस लोअर। और दोनों एंगल कहाँ पर है? एक्सटीरियर में है। कहाँ है ये दोनों एंगल्स? एक्सटीरियर में। ठीक है, दैट्स वाई इनका नाम क्या हो जाता है? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। थोड़ा सा आप कह सकते हो कि ज़्यादा खिचड़ी सी यहाँ पे पक गई है, लेकिन अगर आपने स्टेप बाय स्टेप समझ लिया है तो आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं समझ में आया है तो 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो इसी वीडियो को, कोई आपको मना नहीं करेगा। आपका अपना 3G नेट पैक है, 4G होगा, 5G होगा, जो भी आपके पास नेट पैक है, ठीक है, तो इसमें से आराम से बैठ के देखो। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो पहले ही बहुत सारी लेंथी हो चुकी है। तो आज हम एक्सरसाइज नहीं शुरू करेंगे, एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। आप ये सभी बेसिक पॉइंट अच्छे से देखो, समझो और अपनी फेयर नोटबुक में नोट डाउन कर लो। चाहे आप मैथ की हेल्प लो या जो मैंने वर्ड्स बोले हैं उन्हीं को अपनी लैंग्वेज में आराम से विद डायग्राम कर लो। ठीक है, नोट डाउन कर लो अपनी नोटबुक में। ओके, तो कल मिलते हैं इसी के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।